हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। मैं मनीषा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं। आज हम फिर मिले हैं एक नए टॉपिक के साथ में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो हम सभी जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने पहले पढ़ा है, जिसमें हमने उसका कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट के इंपॉर्टेंस, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ा है। एब्जॉर्प्शन के बाद में जो अगली स्टेप आती है कार्बोहाइड्रेट की, वो आती है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से पाथवे हमें पढ़ने पड़ते हैं, ये सभी हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। और भी कोई डाउट इस टॉपिक को लेकर अगर आपके हैं तो आज की क्लास में वो क्लियर होने वाले हैं। सो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कई क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ये बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। सबसे पहली बात तो यह आती है कि आखिर में मेटाबॉलिज्म क्या होता है। पहले हम मेटाबॉलिज्म को समझते हैं, फिर हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को समझेंगे। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखो, मेटाबॉलिज्म ना एक प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में कन्वर्जन होता है और फिर सिंपल फूड से एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाया जाता है। यानी कि किसी भी बायोमोलिक्यूल्स का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन ही क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म कहलाता है। जैसे कि एक माला है, एक माला को जब आप तोड़ोगे, एक माला क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। जब एक माला को तोड़ोगे तो आपको बहुत सारे मोती मिल जाएंगे और उन्हीं मोती का यूज करके आप फिर से एक माला बना सकते हो। तो यही मेटाबॉलिज्म है। जैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं हम, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, टूट रहा है, हमको एटीपी मिल रही है, सेल को एटीपी मिल रही है और उसी एटीपी का यूज करके फिर एक कोई सा भी बायोमोलिक्यूल्स बन जाता है। तो यही हमारा मेटाबॉलिज्म कहलाता है। हर सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, वो चाहे लीवर की सेल हो, चाहे किडनी की सेल। हमारी सेल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है। यही केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होता है और इसी को हम कह देते हैं मेटाबॉलिज्म। और इस प्रोसेस में होता क्या है कि या तो एटीपी प्रोड्यूस होती है, या फिर एटीपी का यूटिलाइज किया जाता है। मतलब कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो एटीपी प्रोड्यूस हो रही है और किसी भी चीज को हम बना रहे हैं तो हम उसी एटीपी का यूज कर रहे हैं। इस प्रोसेस में, इस मेटाबॉलिक प्रोसेस में यही होता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन होता है, या तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन होगा तो हमें एटीपी मिलेगी, या फिर इस सिंपल फॉर्म से एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनेगा, यहां पर एटीपी का यूज होगा, तो माला इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है। एक माला है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसको तोड़ोगे आप तो आपको मोती मिल जाएंगे और उसी मोती का आप यूज करके फिर एक माला बना सकते हो। तो ये बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसको आप याद रख सकते हो। अब ये तो हो गई कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। अब भाई, मेटाबॉलिज्म क्यों जरूरी होता है? मेटाबॉलिज्म इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारी सेल बहुत सारे काम करती है और इतने सारे काम करती है तो उसको एनर्जी की जरूरत भी लगेगी। अगर उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी सेल तो मर जाएगी और हम क्या बिना सेल के जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो हमारी सेल को जीवित रखने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ती है, उसको काम करवाने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ती है। और एनर्जी देने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, लिपिड लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, लिपिड से ग्लूकोज इकट्ठा होता है और उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो एटीपी प्रोड्यूस होती है और उसी एटीपी को हमारी सेल एनर्जी के फॉर्म में यूज में लेती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट का या प्रोटीन का या लिपिड का मेटाबॉलिज्म जरूरी है। जब तक मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तब तक हमारी सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं, हम जो फूड लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं और उस कॉम्प्लेक्स फूड का डाइजेशन करना पड़ता है, यानी कि ब्रेक डाउन करना पड़ता है। डाइजेशन होने के बाद में उसको ऐसा
फॉर्म बनाना पड़ता है जिसको हमारी बॉडी जो है वो आसानी से एब्जॉर्ब कर सके, आसानी से एब्जॉर्ब करके वो उस मॉलिक्यूल को सेल तक पहुंचाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं अभी आगे बताऊंगी। पहले आप देख लिए कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है और क्यों जरूरी होता है। देखो, कार्बोहाइड्रेट ना सबसे मेजर सोर्स है हमारे लिविंग सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हमारे लिविंग सेल में सबसे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। लेकिन आप चाहे प्रोटीन खा रहे हो चाहे आप लिपिड खा रहे हो, आखिरी में जो एंड प्रोडक्ट बनता है इनका ग्लूकोज ही बनता है। और ये प्रोटीन का ग्लूकोज, लिपिड का ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज इकट्ठा होकर फिर एक प्रोसेस चलती है। उस प्रोसेस में बहुत सारी एटीपी निकलती है और उस एटीपी को हमारी सेल यूज करती है। तो कार्बोहाइड्रेट इन सब में से सबसे मेजर सोर्स है एनर्जी का। हम डेली डाइट में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ही लेते हैं। इसी कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज निकलती है और एनर्जी मिलती है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट सॉरी हमने खाया क्या? कार्बोहाइड्रेट। अब हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना वो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं, यानी कि पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में खाते हैं। पॉलीसेकेराइड या फिर ओलिगोसेकेराइड। अब उस पॉलीसेकेराइड को हमें डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हम डाइजेशन में वैसे तो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक बार स्टेप बता देती हूँ कि डाइजेशन होने के बाद में उनका एब्जॉर्प्शन होगा। जो सबसे सिंपल फॉर्म बनेगा वो बनेगा यहां पर बनेगा डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड सबसे एंड प्रोडक्ट, सबसे इजी फॉर्म बनेगा जिसको हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर लेगी और एब्जॉर्ब करने के बाद में वो पहुंचा देगी सेल में। सेल में उसका ब्रेकडाउन होगा, यानी कि मेटाबॉलिज्म होगा। सेल में इसका मेटाबॉलिज्म होगा और उसको एनर्जी मिलेगी और वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है पूरी, जब तक हम खाना लेते हैं और जब तक एनर्जी मिलती है। तो अब इसी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में समझते हैं हम। लेकिन एक और स्टेप्स बड़ी इंपॉर्टेंट आती है यहाँ पर कि हम खाते कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन जो सबसे एंड प्रोडक्ट बनता है ना वो क्या बनता है? एंड प्रोडक्ट जो बनता है, जो आखिरी में जो प्रोडक्ट बनता है, एक तरफ तो आपको एनर्जी मिल जाती है और एक तरफ आपका पता है क्या निकलता है? H2O एंड CO2, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपने खाया कार्बोहाइड्रेट, आपने खाया प्रोटीन, आपने खाया लिपिड, निकला क्या? H2O एंड CO2। और आखिर में ये H2O एंड CO2 कैसे निकल रहा है वही हमें इस समझना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर देखिए आप, ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो है ना वो दो टाइप का होता है। एक होता है कैटाबॉलिक पाथवे और एक होता है एनाबॉलिक पाथवे। कैटाबॉलिक पाथवे, केटा का मतलब समझो कि काटना। क्या होता है? केटा का मतलब काट। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ ग्लूकोज का। ओके, ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है सेल के अंदर तो एटीपी प्रोड्यूस होती है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो एटीपी प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म बन रहा है, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है, उसको काटा जा रहा है। किसी भी चीज को काटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है सिंपल फॉर्म में और वहां पर एटीपी प्रोड्यूस हो रही है तो वो हो जाएगा आपका कैटाबॉलिक पाथवे, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स। लार्ज कॉम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा? कैटाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवे मतलब कि यही कि ये जो आपका सिंपल मॉलिक्यूल्स जो बने हैं इनका यूज करके इनको जोड़ जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना दिया जाता है, यानी कि इनको जोड़ जोड़ के फिर से ग्लूकोज बनाई जाती है यूज करके एटीपी। अब डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस हो रही थी, यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस हो रही थी और यहाँ पर एटीपी यूटिलाइज किया जा रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि फूड है। ये क्या है? फूड है, यानी कि यू मान ले कि ए बी सी है, ए बी सी है। यहां से फूड को या ए बी सी को ब्रेक डाउन किया जा रहा है। ए को अलग कर दिया, बी को अलग कर दिया, सी को अलग कर दिया। तो
तो ये आपकी क्या हो गई है, कैटाबॉलिक पाथवे, यानी कि ए बी सी को काट दिया, अलग अलग कर दिया। एनाबॉलिक मतलब कि ऐड कर दिया। ए से आप याद रखो ऐड करना, और सी से आप याद रखो काटना। ऐड कर दिया यानी कि इन्हीं ए बी सी को जोड़कर आपका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाएगा, आपका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाएगा। तो ये आपका एनाबॉलिक पाथवे हो जाएगा। तो इस दो तरीके से मेटाबॉलिज्म आपके सेल के अंदर होता है। तो आज जो हम कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज का यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो कौन सा पाथवे होगा, कैटाबॉलिक पाथवे होगा। अब देखो मैं यहां पर कुछ स्टेप्स आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपका क्या हुआ, फूड आपने इंटेक किया, आपने खाना खाया, आपने किस फॉर्म में लिया, पॉलीसेकेराइड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में लिया, पॉलीसेकेराइड फॉर्म में। पॉलीसेकेराइड फॉर्म में आपने लिया, यानी कि यहां पर खाने का क्या शुरू हो गया, आपके फूड का डाइजेशन शुरू हो गया। फूड का डाइजेशन हुआ। डाइजेशन होने के बाद में उस फूड को यानी कि पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट किया, डाइसेकेराइड में कन्वर्ट किया, और डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करने के बाद में उसको क्या बनाया, मोनोसेकेराइड। क्या बनाया, मोनोसेकेराइड। यानी कि अब आपकी बॉडी इस फॉर्म को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। यानी कि डाइजेशन के बाद में क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में मोनोसेकेराइड में आपके 3 फॉर्म बने। कितने फॉर्म बने, 3 फॉर्म बने। कौन कौन से, एक तो बना ग्लूकोज, एक बना फ्रक्टोज, और एक बना गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन हुआ, इन तीनों का एब्जॉर्प्शन हुआ इंटेस्टाइन के अंदर। तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद में ग्लूकोज को तो पहुंचा दिया गया डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू आपके सेल में। कहां पर पहुंचाया, सेल में पहुंचाया। अच्छा, ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन क्यों जरूरी है, मैंने आपको बता दिया ना कि क्योंकि हम पॉलीसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड फॉर्म में फूड लेते हैं, जिनको हमारी बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, उनको एब्जॉर्बेबल बनाने के लिए उनको सिंपल फॉर्म में तोड़ना पड़ता है। तो ग्लूकोज को तोड़कर फाइनली जो प्रोडक्ट बना वो ग्लूकोज बना। उस ग्लूकोज को सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू कहां पहुंचा दिया, सेल में पहुंचा दिया। अब सेल के अंदर ग्लूकोज का क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। सेल के अंदर इसका मेटाबॉलिज्म होगा। क्यों होगा इसका मेटाबॉलिज्म, क्योंकि सेल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो कि उसको ग्लूकोज से मिलेगी। तो यहां पर हम स्टेप्स देखते हैं कुछ, जैसे कि यहां पर क्या है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज कहां पर आ गई है, आपके सेल में आ गई है। ग्लूकोज आपके कहां पर आ गई है, सेल में। अब इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है सेल के अंदर, तो एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, पायरुवेट। क्या बनता है, पायरुवेट। तो यानी कि 6 कार्बन से कितने कार्बन रह जाते हैं, 3 कार्बन, C3H4O3। यानी कि ग्लूकोज के 6 कार्बन से कितने कार्बन रह जाएंगे, ग्लूकोज के 3 कार्बन रह जाएंगे। जब ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और इस वक्त आपकी सेल को क्या मिलेगी, एटीपी मिलेगी। इसीलिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं ताकि आपकी सेल इस एटीपी को यूज कर सके। यहां पर बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं वो भी हेल्प करते हैं इसको ब्रेक डाउन करने के लिए। हर स्टेप में एंजाइम होता है। कितनी स्टेप्स होती है, 10 स्टेप्स होती है। अब पायरुवेट के आगे की प्रोसेस जो होती है ना, वो आपके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहां होती है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। ये वाली स्टेप्स कहां पर होती है, ये वाली स्टेप्स होती है आपके सेल के साइटोप्लाज्म में। कहां पर होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में। और पायरुवेट से आपका बनता है एसिटाइल
कोएंजाइम ए। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो यहां पर बन रहा है। कहां बन रहा है? ये प्रोसेस आपकी होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये स्टेप आरबीसी के अंदर नहीं होती है, क्योंकि आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो आरबीसी को एनर्जी केवल ग्लूकोज से पाइरुवेट बनने में जो मिल रही है बस वही मिलती है, क्योंकि आगे के स्टेप्स तो उसके अंदर होती नहीं है। अब एसिटाइल कोएंजाइम जो है यहां से इसका फिर ब्रेक डाउन होगा और आगे जो साइकिल चलेगी वो आ जाएगी टीसीए साइकिल, जिसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। टीसीए साइकिल जो है ना वो कॉमन पाथवे है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन का, क्योंकि तीनों से ग्लूकोज आता है आपके यहाँ पर और यहाँ से ब्रेक डाउन होता है। ओके, तो टीसीए साइकिल क्या है? कॉमन पाथवे है। टीसीए साइकिल के बाद में आपका जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन खत्म हो जाता है, ये सबसे एंड स्टेज होती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से लगाकर। टीसीए साइकिल में एक तरफ तो आपका बन जाता है NADH, FADH और GTP। इनसे आपको एनर्जी मिल जाती है, ATP प्रोड्यूस होती है। सबसे ज्यादा अमाउंट में ATP जो है ना वो यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। ग्लूकोज से पाइरुवेट बन रहा है, वहां पर भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में ATP सेल को कब मिलती है? यहाँ से मिलती है। और एक तरफ आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन जाते हैं, जो मैंने आपको कहा था ना कि खा आप कार्बोहाइड्रेट रहे हो लेकिन बन आपका H2O एंड CO2 जाता है, जो कि क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ओके, एक तरफ आपकी बन गई एनर्जी ATP और एक तरफ बन गए आपके H2O एंड CO2। तो ये तो हो गया ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। अब हमारे दो मॉलिक्यूल अभी और बचे हैं, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का क्या होता है? क्या ये भी डायरेक्टली सेल के पास जाते हैं? नहीं। फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो है ना आपके पहले लीवर के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ये आपका जाएगा कहां पर? लीवर के पास में। अच्छा, लीवर के पास में क्यों जाएगा? क्योंकि लीवर के पास जाकर इनका कन्वर्जन होगा किसमें? ग्लूकोज में। क्योंकि फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को डायरेक्टली अब्सॉर्ब करके नहीं भेजा जाता है, पहले इनको लीवर में भेजकर ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। टाइम में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। तो फ्रक्टोज और गैलेक्टोज से लीवर के अंदर क्या बन गया है? ग्लूकोज बन गया। क्या बन गया है? ग्लूकोज बन गया। अब इस ग्लूकोज को ये भेज देगा कहां पर? आपके सेल में, और फिर से ये वाली प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ग्लूकोज को इसने आपके सेल में भेज दिया और ये वाली प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन सभी ग्लूकोज को ये नहीं बेचती है। लीवर जो है ना वो बहुत शातिर ऑर्गन है आपका, तो कुछ ग्लूकोज को ये अपने पास स्टोर करके रख लेता है लीवर, ताकि जब भी जरूरत पड़ेगी तो ये क्या करेगा? उस ग्लूकोज के पास पहुंचा दिया जाता है और वहां से ATP रिलीज होकर हमारी सेल एनर्जी लेती है। ओके, तो यहां पर क्या बन गया? इसने ग्लूकोज भेज दिया सेल के पास में, लेकिन कुछ इस अपने पास में क्या रख लेगी? स्टोर कर लेगी। स्टोर करेगी किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लाइकोजन के फॉर्म में, यानी कि ये ग्लूकोज से क्या बनाएगी? ग्लाइकोजन बना। तो पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि ग्लाइकोजन को स्टोर्ड फॉर्म में रखा जाता है लीवर के अंदर। ओके, अब ये ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन बनता है, यहाँ पर एक पाथवे चलता है। एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, इन पर स्टार लगा लो, सभी स्टेप पर स्टार लगा लो। हर स्टेप जो मैंने आपको बताई है इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल मिस नहीं करना है, ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है, बस यही ध्यान रखिए, यही फोकस रखिए। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है, मतलब कि कोई सी भी चीज का निर्माण हो रहा है, तो निर्माण होता है उसको हम कहते हैं सिंथेसिस। ओके, अब किसका निर्माण हो रहा है? ग्लाइकोजन का। तो इस स्टेप को हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोजन का निर्माण हो रहा है, इसलिए ग्लाइकोजेनोसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या कहेंगे इसको? ग्लाइकोजेनेसिस। और ये तो हो गया ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन।
और जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना पड़ेगा, अब हमें मान लो एनर्जी की जरूरत है तो यहाँ पर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना पड़ेगा ना, तभी तो उस ग्लूकोज को हम सेल के पास में भेज पाएंगे, ग्लाइकोजन को तो भेज नहीं पाएंगे। तो उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, लीवर के अंदर ही ये कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ग्लाइकोजन से क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। तो ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बनाएंगे। ग्लाइकोजन तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो उसको तोड़ना पड़ेगा तभी जाके ग्लूकोज बनेगा। तो ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे और किसी भी चीज को तोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं लाइसिस। तो किसको तोड़ रहे हैं, ग्लाइकोजन को, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, किसको तोड़ रहे हैं, ग्लाइकोजन को, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो आज आपकी दो स्टेप क्लियर हो गई है, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। हाँ, एक स्टेप ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है। 3 पाथवे मैंने आपको बता दिए हैं जिसमें स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन रहता है। लेकिन एक पाथवे और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका, उससे पहले एक स्टेप और बता देती हूँ, ग्लाइकोजन से रिलेटेड ही है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब वर्ड को ब्रेक करिए। सिंथेसिस का मतलब मैंने आपको क्या बताया, निर्माण। क्या बताया, निर्माण। और नियो का मतलब हम यहाँ पर समझ लेते हैं नया। क्या समझते हैं, नया। और यहाँ पर यानी कि ग्लूकोज, क्या बना रहे हैं हम, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का नया निर्माण, नया निर्माण से हम समझे कि कार्बोहाइड्रेट को यूज ना करें और ग्लूकोज का निर्माण करें। अब बिना कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज का निर्माण कैसे हो रहा है, मैं आपको कम से कम 3 बार तो बता चुकी होंगी कि प्रोटीन और लिपिड का जब एंड प्रोडक्ट बनता है तो वो भी ग्लूकोज ही बनता है। यानी कि किसी भी अदर मॉलिक्यूल से यदि अदर कंपाउंड को यूज करके आप ग्लूकोज बना रहे हो, तो अदर कंपाउंड जैसे कि आपने प्रोटीन यूज किया, आपने फैट यूज किया और उससे आपने ग्लूकोज बनाया, तो उसको हम कह देंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी कि नया निर्माण कर रहे हैं हम ग्लूकोज का, फैट से, प्रोटीन से, या फिर यू भी लिख सकते हैं कि किसी भी अदर कंपाउंड से, ब्रैकेट में लिख लेते हैं अदर कंपाउंड से, अदर कंपाउंड से। ओके तो ये सारे स्टेप्स आप, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट स्टेप्स बता रही थी वो यही वाली है जो टीसीए साइकिल है। टीसीए साइकिल अभी मैंने आपको इधर बताई ना, टीसीए साइकिल। तो टीसीए साइकिल जिसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टीसीए साइकिल जिसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। यह साइकिल हर ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल के अंदर होती है, सॉरी। तो वहां पर उसको एनर्जी मिलती है और वो उस एनर्जी को बहुत लार्ज अमाउंट में यूज में लेता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी जो टीसी की है साइकिल के द्वारा ही बनती है। ये क्या है, कॉमन पाथवे है। क्या है, कॉमन पाथवे है, कॉमन पाथवे है। ओके तो आई होप आपको ये स्टेप्स जो है वो अच्छे से क्लियरली समझ में आई होगी, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब देखते हैं आगे, ये जनरल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो मैंने आपको बताया है, मैंने सारा आपको वहीं पर बता दिया है। इनके आप नोट्स भी बना सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये भी लिखा है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज से ग्लूकोज बन रहा है। किसके द्वारा बन रहा है, ग्लूकोज कहाँ जा रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो एंड प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, ये सारा मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। ओके इसको मैं वापस समझा नहीं रही हूं क्योंकि मैंने वहां पर समझा दिया है। इसी प्रकार मैंने ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये सारे स्टेप्स यहाँ पर लिखी है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। देखते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।